अफरा तफरी का माहौल है। कारण ये है कि जहां एक और सर्वे से बिहार की जातिगत जमीनी हकीकत साफ हो गई, तो वहीं दूसरी ओर 2024 के जनरल इलेक्शन के साफ दिखने वाले समीकरण धुंधले पड़ने लगे। कारण ये है कि बिहार के इस जातिगत सर्वे के बाद अब अपोजिशन द्वारा नेशनल कास्ट सेंसस की डिमांड भी जोर पकड़ती देखी जा रही है, जो शायद आने वाले जनरल इलेक्शंस में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। जबकि इसके उलट पीएम मोदी ऑपोजिशन के स्टैंड पर कटाक्ष करते देखे जा रही हैं। वहीं अब तो सुगबुगाहट इस बात की भी है कि इस रिपोर्ट ने खुद पीएम मोदी लेड बीजेपी को भी बैकफुट पर ढकेलने का काम किया है। वहीं सबके बीच एक बार फिर लगभग 4 दशक पुराने मंडल कमीशन को याद किया जाने लगा है, क्योंकि बिहार की ही देखा देखी उड़ीसा और झारखंड जैसे दूसरे राज्यों में भी कास्ट बेस्ड सर्वे की बात होने लगी है। ऐसे में जहां एक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मंडल वर्सेस कमंडल पॉलिटिक्स के पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग से जुड़े एक्सपर्ट्स इसे आने वाले समय में भारत के एकीकरण के लिए एक नया खतरा मान रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई बिहार एक बार फिर देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला है? क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि चाहे चंपारण में किया गया गांधी जी का आंदोलन हो, या फिर सिताब दियारा में उठी जयप्रकाश नारायण की आवाज, या फिर भले ही वो लालू प्रसाद यादव का फुलवरिया से चला गया दांव हो, बिहार से उठे पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने हमेशा नेशनल कंसिक्वेंसेस बिल्ड करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार का ये कास्ट बेस्ड सर्वे कैसे देश के पॉलिटिकल सेंसस के साथ साथ बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखता है। साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बदलाव भारत के लिए अच्छे हैं या फिर एक नए खतरे की घंटी। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के ऐसे, जीएस पेपर 1 के सोशल इश्यूज और जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से रिलेटेड सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, बिहार के इस कास्ट बेस्ड सर्वे की नींव बीते साल 1 जून 2022 को उस समय पड़ी जब ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड करने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह अनाउंस किया कि राज्य की सभी 9 पार्टीज ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि वो राज्य में कास्ट सेंसस करवाएंगे। इन पार्टीज में उनके पुराने साथी बिहार बीजेपी यूनिट की सहमति भी शामिल थी। इसके अगले ही दिन स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इस काम के लिए बिहार के कंटिजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए, जिसके बाद इस सर्वे का फर्स्ट फेज जनवरी 2023 में शुरू कर दिया गया। इसमें बिहार के टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स को काउंट किया गया। इसके बाद इस सर्वे का अगला फेज अप्रैल 2023 को शुरू हुआ, जिसमें मई 2023 मिड तक राज्य के सभी कास्ट, रिलीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाना था। मगर इससे पहले कि ये फेज शुरू हो पाता, पटना हाई कोर्ट ने इस सर्वे पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि कास्ट बेस्ड सर्वे को कंडक्ट करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। जिसके बाद पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। हालांकि हाई कोर्ट में इस केस के पेंडिंग स्टेटस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन करने से मना कर दिया। लेकिन इसी बीच अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने बिहार स्टेट गवर्नमेंट को रिलीफ देते हुए इस सर्वे को वैलिड मानकर उस पर लगाया गया स्टे हटा लिया। इसके बाद इस सर्वे की कार्यवाही फिर शुरू हो गई। 25 अगस्त को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बयान देते हुए ये बात क्लियर कर दी कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है और उसके फाइंडिंग्स जल्द ही पब्लिक के सामने रख दी जाएंगी। और इसी कड़ी में फाइनली 2 अक्टूबर को बिहार का कास्ट सर्वे रिलीज कर दिया गया, जिसके अनुसार बिहार की करंट पॉपुलेशन 13,7,25,310 है, जिसमें से ओबीसीज यानी अदर बैकवर्ड कास्ट का प्रपोर्शन 27% है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का प्रपोर्शन 36% है। यानी कुल मिलाकर बिहार में बैकवर्ड क्लासेस का प्रपोर्शन 63% है। इसी तरह सर्वे के डेटा के अनुसार बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट का प्रपोर्शन 20% है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रपोर्शन 1.6% है। ऐसे में बिहार की पॉपुलेशन में सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट या जनरल कैटेगरी का प्रपोर्शन महज 15.5% है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वे के साथ ही इन कम्युनिटीज का सोशियो इकोनॉमिक डेटा भी कलेक्ट किया जाना था, मगर उसे रिलीज नहीं किया गया। ऐसे में ये बात भी उठाई जा रही है कि इस तरह से आधा अधूरा डेटा रिलीज करके बिहार की स्टेट गवर्नमेंट में बैठी जेडीयू और आरजेडी इस सर्वे से पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। मगर इस डिबेट की साइडलाइंस में बिहार का सर्वे रिलीज होते ही एक बार फिर मंडल वर्सेस कमंडल का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि पॉलिटिकल कॉनोटेशंस में मंडल का मतलब मंडल कमीशन से है, जिसके जरिए देश में अक्रॉस क्लासेस सोशल जस्टिस को एंश्योर करने की कोशिश की गई थी, जबकि कमंडल का मतलब हिंदुत्व बेस्ड पॉलिटिक्स से है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बात प्रबलता से रखते हैं कि हो सकता है कि आने वाले जनरल इलेक्शंस में
रीजनल पार्टीज जैसे आरजेडी, जेडीयू, एसपी, डीएमके इत्यादि के साथ कांग्रेस को मिलाकर बने इंडिया गठबंधन द्वारा उठाया जा रहा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और नेशनल कास्ट बेस्ड सेंसस वर्सेस बीजेपी आरएसएस बैक्ड हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिले। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कास्ट बेस्ड सर्वे और नेशनल पॉलिटिक्स का आपस में क्या लेना देना है, तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि इस सर्वे में ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के साथ साथ जमीनी समझ रखने वाले बिहार के पॉलिटिशियंस भी इस बात को मुखरता से सामने रखते हैं कि बिहार में बैकवर्ड कम्युनिटीज का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है। यही कारण है कि वो यहाँ पर इन कम्युनिटीज के प्रोपोर्शन को देखते हुए उनके लिए उचित पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग भी उठाते रहे हैं। लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट के आते ही जब ये बात फैक्चुअली एस्टैब्लिश हो गई है तो इस मामले को भी फिर से तूल मिल गया है और देश की पॉपुलेशन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली बैकवर्ड क्लासेस को उनका सही हक नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक ओर ये बात सिद्ध हो चुकी है कि बिहार में बैकवर्ड क्लासेस का प्रपोर्शन 2/3 से कुछ ही कम है, तो वहीं नेशनल लेवल पर भी पॉपुलेशन में ओबीसी का प्रपोर्शन 50% से भी ज्यादा होने की बात मानी जाती रही है। 1980 में प्रेजेंट की गई मंडल कमीशन की फेमस रिपोर्ट ने भी ओबीसी पॉपुलेशन का प्रपोर्शन 52% माना गया था। ऐसे में अब ये प्रश्न उठने लगा है कि अगर देश में बैकवर्ड क्लासेस का प्रपोर्शन इतना ज्यादा है तो गवर्नमेंट जॉब्स और इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के दौरान उन्हें मिलने वाला रिजर्वेशन महज 27% क्यों है, जबकि देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ही रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलने वाला 10% कोटा उनकी पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन से कहीं ज्यादा है। यही कारण है कि सर्वे रिपोर्ट आई तो बिहार की है, लेकिन इसने नेशनल पॉलिटिक्स में एक उथल पुथल मचा कर रख दी है, जिसमें क्वेश्चन उठने लगा है कि क्या वाकई देश को एक नए कास्ट बेस्ड सेंसस और उसी के अकॉर्डिंग एक नए रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। इसी तरह पिछले महीने पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल के डिस्कशन के दौरान भी ये मामला उठा था कि जब देश की रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसकी लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी एससीज और एसटीज के लिए सीट रिजर्व की गई हैं, तो फिर सिमिलर प्रैक्टिस ओबीसीज के लिए क्यों नहीं की जा रही। इसी मुद्दे पर इस बात को भी रखा गया था कि गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस्ड विमेन रिजर्वेशन बिल में भी ओबीसीज के लिए सीट रिजर्व करने की कोई बात नहीं की गई। जहां पार्लियामेंट में करंट गवर्नमेंट को आड़े हाथों लेते हुए ऑपोजिशन के प्राइम फेस माने जाने वाले राहुल गांधी ने ये क्लेम किया था कि सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट के 90 सेक्रेटरीज में से केवल 3 ही बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, जो कि इस कम्युनिटी के साथ अन्याय है। इसी के साथ ही देश के नेशनल पॉलिटिक्स में देश के मेन ऑपोजिशन ब्लॉक इंडिया ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की अपनी मांग रख दी है। मगर इस पॉलिटिकल डिबेट से हटकर अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि फिलहाल लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से 42.7% सांसद जनरल हैं, जबकि 22% सांसद ओबीसी वर्ग के हैं। जबकि मंडल कमीशन की 1980 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ओबीसी की आबादी जनरल से करीब 2.5 गुना ज्यादा है, यानी ओबीसी और जनरल वर्ग की आबादी और प्रतिनिधित्व में गहरी खाई साफ नजर आ रही है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 मार्च 2022 को राज्यसभा में केंद्रीय नौकरियों में जातियों के हिसाब से प्रतिनिधित्व को लेकर एक डेटा जारी किया था। इसके मुताबिक कुल 5.12 लाख नौकरियों में से 2.83 लाख नौकरियां जनरल के पास हैं, 1.03 लाख ओबीसी, करीब 90,000 एससी और करीब 34,000 एसटी वर्ग के पास है। हालांकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस डेटा में सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक की नौकरियां शामिल हैं, मगर इसमें रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट्स की जॉब शामिल नहीं है, जिनमें कुल मिलाकर 16 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। सिमिलरली जुडिशरी में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व के मामले में ओबीसी और जनरल के बीच गहरी खाई है। हाई कोर्ट में ओबीसी का प्रतिनिधित्व जनरल के मुकाबले 7 गुना कम है, वहीं लोअर कोर्ट में यह आंकड़ा करीब 2.5 गुना कम है। ऐसे में अगर इन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये बात सही मालूम होती है कि देश की रिजर्वेशन पॉलिसी में बैकवर्ड क्लासेस के प्रोविजंस को री एग्जामिन किया जा सकता है, और यही कारण है कि जब से बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे की बात शुरू हुई है तभी से देश भर में भी ऐसे ही सेंसस की बात उठाई जाने लगी है। इस मांग से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में जस्टिस रोहिणी कमीशन के अंडर प्रेजेंट किए गए ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने की डिमांड और 1992 के इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के
कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सीलिंग को मैक्सिमम 50% पे फिक्स कर देने के फैसले को रिव्यू करने को लेकर भी मांग उठती देखी जा सकती है। यही कारण है बीते कुछ समय से बिहार की तरह ही देश भर में कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड की जा रही है, ताकि देश में कम्युनिटीज और क्लासेस के अकॉर्डिंग सही पिक्चर सामने आ सके। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि गवर्नमेंट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करने के लिए सही पॉलिसीज बिल्ड करने में मदद मिले, और किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए एक्चुअल डेटा और ग्राउंड रियलिटी पता होना रिक्वायर्ड है। मगर सोच कर देखिए, भारत के पास उसके अपने लोगों और अपनी कम्युनिटी से जुड़ा आखिरी अवेलेबल डेटा भी 1931 का, यानी लगभग 100 साल पुराना है। ऐसे में यदि भारत जैसे विषमताओं से भरे देश में यदि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड प्रिंसिपल्स जैसे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर करना है, तो हमें अपनी पॉपुलेशन के स्टेटस और प्रोपोर्शन को सही एनालाइज और विजुअलाइज करना होगा, जिसके लिए कास्ट बेस्ड सेंसस जरूरी दिखाई देता है, ताकि इस डेटा के बेसिस पर सही पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर किया जा सके। साथ ही हम अपने रिसोर्सेज को भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिहाज से बेटर टारगेट कर सकें, जिससे हमारे देश में कहीं कोई कम्युनिटी और कहीं कोई सेक्शन मार्जिनलाइज या पीछे न रह जाए। ऐसे में अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो ऐसा समझ आता है कि देश में कास्ट बेस्ड सेंसस बेहद जरूरी है। आफ्टर ऑल, अगर भारत को अपने देशवासियों के लिए सोशल जस्टिस इंश्योर करना है तो उसे सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। मगर जरा रुकिए, क्योंकि इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। तो चलिए अब हम इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि बिहार वो पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ कास्ट बेस्ड सर्वे कंडक्ट किया है, मगर इससे पहले ही ऐसी ही एक कोशिश कर्नाटका में हुई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इसे असंवैधानिक बताया गया तो नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2017 के अंत में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सर्वे की रिपोर्ट को सिद्धारमैया सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। इसके बाद आई सरकारों ने भी मंत्री सिद्धारमैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इसे असंवैधानिक बताया गया तो नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2017 के अंत में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सर्वे की रिपोर्ट को सिद्धारमैया सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। इसके बाद आई सरकारों ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। दूसरी ओर अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस का इतिहास काफी पुराना है। असल में ब्रिटिश रूल के दौरान 1881 के सेंसस के साथ ही देश में कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्शन की शुरुआत हो गई थी, जो कि 1931 के सेंसस तक यूं ही चलती रही। हालांकि 1941 के सेंसस में भी कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट किया गया था, मगर तत्कालीन सेंसस कमिश्नर NWM ईट्स ने कास्ट बेस्ड डेटा को रिलीज नहीं किया। यहाँ उनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हो रहे खर्चों को देखते हुए सेंसस में कास्ट बेस्ड डेटा को प्रेजेंट करना एक अवॉइडेबल एडेड कॉस्टली अफेयर है। वहीं आजादी के बाद देश की तत्कालीन रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 1951 के आजाद भारत के पहले सेंसस से केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही डेटा कलेक्ट किया जाता रहा, जो परंपरा आज भी ज्यों की त्यों चली आ रही है। यही कारण है कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी 1931 के लास्ट अवेलेबल रिकॉर्ड और दूसरे सैंपल सर्वे डेटा के आधार पर ही ओबीसी की पॉपुलेशन 52% एस्टिमेट की थी। हालांकि यूपीए 2 की गवर्नमेंट के दौरान कराए गए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में भी 2013 तक इसी तरह का नेशन वाइड डेटा कलेक्ट किया गया था। मगर इससे पहले इस डेटा को प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट रेडी होती, सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता बदल गई और 2014 में यूपीए की जगह मोदी सरकार आ गई। इसके बाद जुलाई 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का वादा किया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब देते हुए ये बताया गया कि डेटा में 46 लाख कास्ट और सब कास्ट हैं। इसे राज्य सरकारों को भेजकर क्लब करने को कहा गया है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी। जब ये कार्यवाही पूरी हो जाएगी तो इस डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा। 2016 में जातियों को छोड़कर SECC का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी किया। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर 1931 की अंतिम जातिगत जनगणना में जातियों की कुल संख्या 4417 थी, SECC 2011 में 46 लाख विभिन्न जातियां दर्ज हुई हैं। क्योंकि देश में इतनी जातियां होना नामुमकिन है, ऐसे में यह माना गया कि SECC का संपूर्ण डेटा सेट खामियों से भरा हुआ है। इस वजह से रिजर्वेशन और पॉलिसी डिसीजन में इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
एसईसीसी के इस कास्ट बेस्ड सर्वे के आधार पर ही बहुत से एक्सपर्ट्स इस ओर भी इशारा करते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में एक्यूरेसी के साथ नेशनल लेवल पर कास्ट बेस्ड सेंसस करवा पाना एक टेढ़ी खीर है। कारण यह है कि अगर हम कास्ट और सब कास्ट में उतरते जाएं तो हम पाएंगे कि इंडियन सोसाइटी में इन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को कैटेगराइज करना एक बेहद कॉम्प्लेक्स टास्क है, खासतौर पर तब जब यूनियन और स्टेट के ओबीसी से जुड़े लिस्ट अलग अलग हैं। वहीं कुछ स्टेट्स में तो अपने इंडिविजुअल बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट भी मौजूद नहीं है। यही नहीं, अगर हम कास्ट के बेसिस पर कैटेगराइजेशन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि किसी स्टेट में एक पर्टिकुलर कास्ट ओबीसी में मौजूद है तो वहीं दूसरे स्टेट में उन्हें शेड्यूल कास्ट में गिना जाता है, और कहीं कहीं तो इनमें इतना ओवरलैप है कि इन्हें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर पाना भी मुश्किल है। सिमिलरली कुछ स्टेट्स में ऐसे कास्ट भी मौजूद हैं जो मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट होने के बाद अपना शेड्यूल कास्ट स्टेटस खो चुके हैं। ऐसे में इस एम्बिग्युइटी को देखते हुए इन्हें किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इंक्लूड करना या ना करना डेटा की ऑथेंटिसिटी को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। और दोस्तों, ऐसा ही एक इशू इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटर स्टेट माइग्रेंट्स को लेकर भी उठ सकता है, जो इस कास्ट बेस्ड सेंसस के काम को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। यही कारण है कि बहुत से एक्सपर्ट्स इस पूरे मैकेनिज्म पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। मगर फिर भी एक बात को मान लिया जाए कि सरकार इसके लिए कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार कर भी ले तो भी कास्ट बेस्ड सेंसस एक दो धारी तलवार से कम नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो देखिए, कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने और उसका डेटा रिलीज करने को लेकर सबसे ज्यादा इशू ये भी है कि कहीं ना कहीं यही डेटा और सर्वे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जैसे सेक्शनल डिफरेंस और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को बढ़ावा दे सकता है, जहां 21वीं सदी के नए भारत में बात भारतीयों की होनी चाहिए। वहीं ये सारा पॉलिटिकल डिबेट अलग अलग कम्युनिटीज और सेगमेंट्स को बांट कर रख सकता है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान भी हमें और हमारे देश को ही होगा। इसके अलावा ये बात भी उतनी ही सही है कि जहां एक और हम सब मिलकर अपनी सोसाइटी में एकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं इस तरह से कलेक्ट किया हुआ डेटा सोसाइटी में पोटेंशियल स्टिग्मेटाइजेशन की स्थिति पैदा कर सकता है। यही कारण है कि 1951 में आजाद भारत में हुए पहले सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं किया गया था, क्योंकि देश के फाउंडिंग फादर्स का यह मानना था कि इससे सोसाइटी में डिवीजन और अधिक बढ़ेगा। दूसरी ओर ये बात सही है कि कास्ट बेस्ड डेटा के आधार पर भारत अपने रिजर्वेशन पॉलिसी को सब कैटेगराइजेशन के बेसिस पर और अधिक इफेक्टिव बना सकता है। मगर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस सेंसस के बेसिस पे भारत फिर से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के कुचक्र यानी विशियस साइकिल में गहरा फंस सकता है, जहां से निकलना उसके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही रिजर्वेशन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन को और अधिक गहरा बनाने का काम कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम धर्म, जाति और दूसरे कैटेगराइजेशन में बंटने के बजाय समाज के समूचे विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करने की दिशा में आगे बढ़े, जिसमें हम सैकड़ों साल से चले आ रहे बिखराव को छोड़कर एक कास्टलेस सोसाइटी की ओर आगे बढ़ सकें। ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमें खुद से ही पूछना होगा कि क्या 21वीं सेंचुरी का भारत आज भी खुद को कास्ट आइडेंटिटीज में बांधे रखना चाहता है, या वो अपने लिए एक एजिलिटेरियन सोसाइटी बिल्ड करना चाहता है, जहां पिछड़ों को समुचित सहारा तो मिले लेकिन फिर भी हर किसी के पास अपना विकास करने के लिए समान अवसर मौजूद हो। और इसी थॉट के साथ आज की वीडियो को हम यहीं